आपदा और उनके समाधान से जुड़े इस खास कार्यक्रम आपदा का सामना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कृतिका। आज के इस अंक में हम बात करेंगे हिमनद और उनके जोखिम की, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उसका जो पानी है वो पहाड़ों पर इकट्ठा हो जाता है, जो धीरे धीरे एक बड़ी झील का रूप ले लेता है। और वो झील जब उसमें और ज्यादा पानी होता है तो वो झील अपनी सीमाओं को तोड़ करके निचले इलाकों में प्रवेश करती है, पहाड़ों के किनारे किनारे होते हुए, और निचले इलाकों में हो जाती है बाढ़ जैसी स्थितियां। अब इन परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, और साथ ही इन स्थितियों से निपटने में हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जो सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में। और आज के इस खास अंक में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे दो खास मेहमान एनडीएमए से। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ में एनडीएमए के एडवाइजर आईपीएस सफी एहसान रिजवी जी हैं। रिजवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। साथ ही हमारे साथ में सीनियर साइंटिस्ट ग्लोफ एनडीएमए से डॉक्टर श्वेता वैद्यदास जी हैं। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसके साथ ही हमारे साथ में ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिक्किम सरकार के डॉक्टर संदीप तंबे जी। संदीप जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जानते हैं उस शब्द के बारे में जिसको लेकर अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं, GLOF, ग्लोफ, कि आखिर इसका मतलब क्या है। श्वेता जी, मैं जानना चाहूंगी कि ग्लोफ का असली मायनों में क्या इसका मतलब है, एकदम आसान भाषा में, जिससे कि जो दर्शक हमारे इस समय देख रहे हैं वो समझ पाए। बिल्कुल। तो ग्लोफ जो एक शब्द है, ये GLOF, इसका इंग्लिश में मतलब ये होता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, और अगर हम हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं हिमनद झील विस्फोट बाढ़, और यही है ग्लोफ का जो पूरा मतलब। जी। इसके साथ ही रिजवी साहब, ग्लोफ की जब हम बात करते हैं तो कई सारी झीलें इस समय पहाड़ों पर बनी हुई हैं। आखिर कौन कौन सी झीलें, और सबसे ज़्यादा खतरनाक झीलों की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सी नज़र आती हैं? इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब धीरे धीरे ग्लोफ बनती जा रही है, क्योंकि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से हीटिंग हो रही है अर्थ की, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुकी है पिछले 100+ ईयर्स में, तो उससे क्या है कि ग्लेशियर्स ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं जितना पहले मेल्ट होते थे। तो वो मेल्टिंग जो है उनसे, जैसे आपने शुरू में बताया कि उनसे ग्लेशियर लेक्स बन जाती हैं, तो ऐसी इंडिया में 7,500 गिनी है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने, 7,500 जो क्वार्टर हेक्टेयर से बड़ी हैं। तो आप सोच सकती हैं कि टोटल नंबर इससे कहीं ज़्यादा होगा। पूरे हिमालय में सारे कंट्रीज़ को जोड़ के 28,000 हैं। तो इन 7,500 में एनडीएमए के सामने एक चुनौती थी कि हम लोग को प्रायोरिटाइज़ करना था कि कौन सी पहले लेके चलें। तो पहली लेके हम लोगों ने सारी अपनी एजेंसी से बात की, इंटरनेशनल एजेंसी से बात की, तो उसमें से हम लोगों ने 195 7,500 में से चयनित की हैं जो एट रिस्क कही गई हैं। उनके अंदर 4 कैटेगरी बना दी हैं। वो 4 कैटेगरीज पे जो 6 स्टेट यूनियन टेरिटरी काम करते हैं, वो लोग उन पे एक्सपीडिशंस ले जा रहे हैं और बाकी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे साथ में संदीप जी भी इस वक्त बने हुए। संदीप जी, आप खुद ज़मीनी स्तर पर भी पहुंचते हैं, झीलों का मुआयना करते हैं पूरी तरह से, तो ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ आपको नज़र आता है और किन चीज़ों का ध्यान आप रखते हैं? हाँ, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है, क्योंकि जब तक वहाँ के स्थानीय समुदाय के साथ हमारी साझेदारी न हो, ये काम करना बहुत ही कठिन है। तो क्योंकि हम जिस नज़रिए से झीलों को देखते हैं, हम एक खतरे के एंगल से झीलों को देखते हैं, और जो स्थानीय समुदाय है उनके लिए ये झीलें पवित्र हैं। तो उनकी जो मानना है कि उनके जो स्थानीय देवी देवता हैं वो यहाँ पे निवास करते हैं। तो इसीलिए जब भी हमारा एक्सपीडिशन की प्लानिंग होती है, तो वहाँ के गांव के जो प्रमुख है, जो सरपंच है, वो भी हमारे साथ मीटिंग करते हैं, और हम एक जॉइंटली हम ये निर्णय लेते हैं कि कौन से अध्ययन करना है। और एक्सपीडिशन के समय उनकी जो टीम मेंबर्स हैं गांव के, वो भी हमारे एक्सपीडिशन में आते हैं। और एक्सपीडिशन चालू करने के पहले जो स्थानीय देवी देवता है उनकी पूजा करके ही एक्सपीडिशन आगे बढ़ता है। झीलों में पहुंचने के बाद वहाँ पे जो आचार संहिता है लोकल समुदाय की, उसका पालन किया जाता है। जैसे वहाँ पे कचरा नहीं फेंक सकते, वहाँ पे किसी चीज़ को जलाना मना है, और ज़ोर से शोरगुल करना भी मना है। तो इस तरीके से लोकल समुदाय के साथ मिलके हम अध्ययन करते हैं, और अध्ययन समाप्त होने पे गाँव में जाके पूरी टीम, वहाँ के जो लोकल समुदाय है उनके सामने हमने कौन से अध्ययन किए, उसके परिणाम क्या है, अब आगे क्या करना है खतरे को घटाने के लिए, एक छलफल होता है, एक मीटिंग करते हैं। इस तरीके से लोकल समुदाय के साथ एक हम विश्वास बना सकते हैं ताकि ये काम स्मूथली आगे बढ़े।
रिजवी सर, हम जानना चाहेंगे कि जब हिमनद बहुत ज़्यादा झीलें जब भर जाती हैं तो अचानक से वो किनारे तोड़ करके नीचे आती हैं, और पानी जब बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थितियाँ जब बन जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए एनडीएमए किस तरीके से काम कर रहा है? तो जैसा हमने बताया मैम कि हम लोगों ने 195 ग्लेशियर लेक को चिन्हित किया जिनको हम लोग एट रिस्क मान रहे हैं। तो ये जो 6 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन 6 स्टेट में ये पूरी 7,500 लेक्स हैं, जिनमें से 195 हाई रिस्क हैं। तो इनको रोकने, मतलब इनकी रिस्क को कम करने के लिए, क्योंकि इंक्रीजिंग हीट है, ग्लेशियल मेल्ट बढ़ रहा है, इनकी लेक का लेवल बढ़ता जा रहा है, इनका जो मोरेन डैम होता है जिसमें वो पानी रोक के रखती हैं, वो बहुत ही लूज़ होता है, रॉक से नहीं बनता है, कुछ कुछ ग्लेशिएटेड होते हैं और कुछ लोग सिर्फ डेब्री होते हैं, तो वो फिर टूट सकते हैं। तो उनको रोकने के लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो इसको रोकने के लिए 3-4 तरह के तरीके होते हैं। एक होता है कि आप उसका साइफनिंग ऑफ वाटर कर लें, एक होता है ड्रेनिंग कर लें उसमें से पानी, लेकिन 16-17 हज़ार फीट पे ये काम करना बहुत मुश्किल है। इसमें आप इतनी ऊपर पाइप्स कैसे ले जाएंगे, हेलीकॉप्टर्स को इतना ज़्यादा सामान वहाँ ले जाने में दिक्कत होती है, ज़मीन से ले जाना पड़ेगा। तो एक इशू वो है। दूसरा है कि इसके मोरेन डैम को आप थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर दें थोड़ी सी मेसनरी के साथ। वो चीज़ पेरू में, स्विट्ज़रलैंड में, नेपाल, भूटान, हर जगह ट्राई की जा चुकी हैं। तो उस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ हम लोग के स्टेट गवर्नमेंट्स देख रही हैं। अगर वैसा यहाँ इंडिया में हो सकता है तो वो भी किया जाएगा। और प्लस हम लोग एक सोच रहे हैं कि किसी तरह के कॉजवेज, जैसे पानी निकलता रहे लेकिन उनका फ्लो कम हो जाए। जैसे इतना पानी अगर आ रहा है तो अगर आप कॉजवेज बना देंगे तो वो रुक के छोटी छोटी नदियों में जाएगा, ताकि ग्लोफ का जो बैड इफेक्ट नीचे होता है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह के प्लान्स हैं हम लोग के, वो सब अब 6 के 6 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज हर लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके लिए एक हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, नेशनल ग्लोफ मिटिगेशन, रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम। वो डॉक्टर श्वेता ने खुद ही अपने हाथों से बनाया है और क्रिएट किया है, तो वो इसके बारे में ज़्यादा बता सकती हैं। बिल्कुल, डॉक्टर श्वेता से ही हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो प्लान की बात सर ने बताई, क्या कुछ वो प्लान है, किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर उसको उस पर काम किया जा रहा है? इसमें जो प्रोग्राम हमने बनाई है ये एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम है और इसका नाम है नेशनल ग्लोफ रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो 4 राज्य के नाम सर ने बताए हैं और 2 यूटीज़, वो 6 जगह पे ये इम्प्लीमेंट होने जा रही है। इस प्रोग्राम में 4 कंपोनेंट्स हैं जो हमने स्टेट को कहा है कि आप ये कंपोनेंट्स फॉलो करिए। अगर आपको अपने राज्य के हिसाब से उसमें कुछ और अलग जोड़ना घटाना है तो आप उसको भी कर सकते हैं परिस्थिति के हिसाब से। तो जो पहला कंपोनेंट है उसका वो है हैज़र्ड रिस्क एनालिसिस। तो उसमें राज्य को ये देखना है कि उनके जो लिस्ट हमने दिया है कि ये आपके एट रिस्क लेक्स हैं, उसका क्या हालत है, उसका पानी किस रेट से बढ़ रही है, या उसका जो मोरेन डैम है उसका स्टेबिलिटी कितना है, ये सब चीज़ें उनको देखना है। दूसरा है उसमें मॉनिटरिंग स्टेशंस और अर्ली वार्निंग लगाना है। तो ये मॉनिटरिंग स्टेशंस ऑलरेडी हमने 2023 में सिक्किम के 2 लेक में लगा चुके हैं। हम काम कर रहे हैं उस पर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाने की, ताकि जैसे ही लेक की पानी का स्तर अचानक से बढ़ जाए वो हम निचले इलाकों में बता सके और उन लोगों को इवैक्यूएट कर सके उस जगह से। तो ये चीज़ हम 4 स्टेट में और 2 यूटीज़ में करने की कोशिश में है। और ये जब एक बार हो जाएगा तब जान माल की हानि कई हद तक कम हो जाएगी। फिर तीसरी जो कंपोनेंट है वो है मिटिगेशन मेजर्स। जैसे कि सर ने बताया कि हम कैसे उस ग्लोफ के इम्पैक्ट को नीचे कम कर सकते हैं, उस पर काम करेंगे। एंड चौथी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग जो लोकल वहाँ के लोग हैं उनके भी और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके भी। तो हम अगर अच्छे तरीके से उनमें अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं और उनको कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, तो अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम, मिटिगेशन और अवेयरनेस ये अच्छे से काम करे राज्यों में और यूटीज़ में, तब ये कई हद तक चीज़ें कम हो जाएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय में काफ़ी तेज़ी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से झीलें बहुत जल्दी बन रही हैं, वहाँ पे बहुत जल्दी पानी उनमें बढ़ता जा रहा है और इस तरीके की परिस्थितियाँ बन जाती हैं। तो उसके पीछे आप क्या प्रमुख कारण देखते हैं? क्योंकि पर्यावरण तो है ही, लेकिन साथ ही इसका सीधा असर जो है पर्यावरण के अलावा जो लोग वहाँ पर रह रहे ज़मीनी स्तर पर, उन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, जो पर्यावरण में अगर आप देखेंगे कि इतने जल्दी से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और ख़ास करके हम लोग जो उस एरिया का प्रिस्टीन कंडीशन था वो हम धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। हम पहाड़ी जगह पे भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है उस लोकल लोगों के लिए। पर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि हम एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। हमको लोगों में ये अवेयरनेस फैलाना होगा कि आप अगर घर बना रहे हैं तो आप उस लोकल गाइडलाइन को मान के चलिए। ये नहीं कि आप नदी के बहुत किनारे जाके घर बैठा लिए। ये नहीं कि आप जहाँ पे ग्लेशियर्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, जो लोकल टेम्परेचर भी है वो भी बढ़ जाता है। और लोकल टेम्परेचर जब बढ़ता है तो और द्रुत गति से ये जो ग्लेशियर्स है वो पिघलना लगता है। तो इसीलिए हमें अवेयरनेस जो है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है उसको बरकरार रखना बहुत ही ज़रूरी है। जितने लोगों में ये जानकारी होगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उतने ही अच्छे से हम नेचर को सुरक्षित रख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप जानते हैं ग्लोव क्या होता है? आइए मैं आपको बताता हूँ। पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर्स यानी हिमनद के आसपास पानी पिघलकर प्राकृतिक रूप से इकट्ठा हो जाता है, जिसे ग्लेशियर झील या हिमनद झील कहते हैं। इस झील में पानी की अत्यधिक मात्रा होने से या किन्हीं अन्य कारणों से झील के प्राकृतिक बांध टूट जाने से अत्यधिक मात्रा में पानी निकलता है और नीचे के बहाव क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ का रूप लेता है, जिसे हिमनद झील विस्फोट बाढ़ या ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लोव कहते हैं। आइए इसे और समझते हैं। हम सबको काम करना है और अपना वजूद बचाना है। अरे रफ्तार पर ब्रेक मार चिटू, बोलो क्या खबर लाए हो? उस्ताद, हिमनद झील टूट गई है। पानी तेजी से निचले इलाकों में आ रहा है। आकस्मिक चेतावनी आ चुकी है। गैस बिजली की सारी लाइनें बंद कर दो। बिजली के खंभों और पानी में तैरती तारों से दूर रहो। खाने पीने का सूखा सामान और आधार, राशन कार्ड वगैरह वाटरप्रूफ थैले में रखकर तैयार हो जाओ। हम सब नजदीकी और सुरक्षित रास्ते से ऊंचे इलाके पर जाने वाले हैं ताकि इस बाढ़ से बच सके। याद रखें, हिम पर्वतीय व हिमनद झील के इलाकों में रहने वालों की 3 जिम्मेदारी: जानकारी, तैयारी और समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। रिजवी साहब, जब इस तरीके की परिस्थितियां कहीं भी बनती हैं तो एनडीएमए की तरफ से तत्परता से ऐसे कौन कौन से जरूरी कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि टीम को भेजना जमीनी स्तर पर और साथ ही उस दौरान कई सारी चुनौतियां भी हमारे सामने आती हैं? तो मैम, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है और हर डिज़ास्टर में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसको कहते हैं, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट में 5 चीज़ें होती हैं जी। पहली स्टेज पे होता है प्रिवेंशन ऑफ द डिज़ास्टर, दूसरे पे होता है रिस्क रिडक्शन, जिसको हम लोग मिटिगेशन कहते हैं, जिसकी बात अभी डॉक्टर श्वेता कर रही थी। तीसरे पे होता है प्रिपेयर्डनेस, कि अगर गॉड फॉरबिड अर्थक्वेक आ गया तो आप तैयार हैं अर्थक्वेक के लिए, आपके अस्पताल तैयार हैं, आपके फायर सर्विस तैयार है कि नहीं। चौथा आता है रिस्पॉन्स, जो आप जिस पे सवाल पूछ रही हैं। पांचवा है रिकन्स्ट्रक्शन, कि बाकी घर वर जो टूटे, ब्रिज टूटे, उनको कैसे बनाना। तो रिस्पॉन्स का जो सवाल है आपका, उसमें जब भी कोई ग्लोव हो या लैंडस्लाइड होता है या कोई बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे अभी रिसेंटली मानसून्स में आपके पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, JNK में बहुत बारिश हुई थी, काफ़ी लैंडस्लाइड्स हुए थे, काफ़ी बाढ़ आई थी। तो उसमें सबसे पहले एनडीएमए इमीडिएटली फर्स्ट नॉलेज चाहे जिधर से आए, अर्ली वार्निंग सिस्टम से आए, IMD से आए या एनडीएमए के सचेत ऐप से आए, जहाँ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम लोग की एक पूरी टीम रहती है, वो रेडी रहती है अपने कंट्रोल रूम से। वो इस मैसेज को इमीडिएटली उस स्टेट पे पहुंचाती है। स्टेट वाले ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अपना इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर उनका ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका होता है और उनके साथ मिलके उनकी जहाँ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, जैसे उनको अगर एयर इवैक्यूएशन चाहिए, वो एयरफोर्स से या आर्मी से हेलीकॉप्टर उनको नहीं मिल पा रहा है, तो हमारी टीम यहाँ से कोऑर्डिनेट करती है। मान लीजिए NDRF ऑलरेडी अपना इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर चलाता है, वो लोग भी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर देते हैं। और जब देखते हैं कि आपदा की स्थिति कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, तो वो अपनी 1 टीम 2 टीम भेज देते हैं जहाँ से भी जानी होती है। प्लस हर स्टेट में मैम SDRF भी होती है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जैसे NDRF सेंटर में हर स्टेट में बनी है, कई में अभी धीरे धीरे बन रही हैं, सब में नहीं है अभी। और प्लस लोकल पुलिस डिपार्टमेंट है, लोकल पुलिस डिपार्टमेंट, होम गार्ड, सिविल डिफेंस,
ये लोग तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते ही करते हैं, इससे पहले कि हम लोग को पता चलता है इन लोगों को पता चल जाता है। फिर गांव में हम लोग ने पिछले 2-3-4 सालों में 2 चीज़ें बनाई हैं, आपदा मित्र और युवा आपदा मित्र जी। दोनों को एक ही मानिए, करीब 2.5 लाख हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने बहुत इंटरेस्ट लेके ये स्कीम बनवाई। तो इसमें 2.5 लाख लोग पूरे इंडिया में हर ज़िले में जाके हम लोगों ने कुछ कुछ ऐसे आपदा मित्र बनाए हैं जो टोटली ट्रेन्ड एट डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए एज वॉलंटियर्स। तो जो होम गार्ड, सिविल पुलिस, सिविल डिफेंस ये लोग सब करते हैं, उनके मेन एडवाइज़र, उनके मेन काम करने वाले, मेन इंस्टिगेटर यही रहते हैं। तो ये हम लोग का पूरा सिस्टम है ऊपर से नीचे तक जो एक्टिवेट होता है द मोमेंट एक कोई बड़ा सा कोई हादसा अगर कहीं होता है इस तरह का। जी बिल्कुल। और लेकिन आपदा मित्र की अगर हम बात करें, जैसा आपने बताया, मैं जब ज़मीनी स्तर पर हम लोगों से मिलते हैं, कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम के दौरान कई लोग जानना चाहते हैं कि आपदा मित्र आखिर कैसे वो बन सकते हैं, क्योंकि हम अपनी नौकरी और जॉब तो चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही हम लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति हमें इस समय देख रहा है और वो आपदा मित्र बन करके हमारे देश की सेवा करना चाहता है, तो क्या उसे करना है? तो मैम ये बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग को आपदा मित्र जब हम चयनित करते हैं तो हम लोग को उसमें मतलब उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उनको थोड़ा इक्विपमेंट देना पड़ता है, और सेंट्रल लेवल पे ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे किसी को ट्रेन करना इतना आसान नहीं है। तो इवेंचुअली धीरे धीरे क्या होगा कि आपदा मित्र तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एनडीएमए ने बना दिए हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स अपने भी आपदा मित्र बनाने लगें और हम लोग सब एक डेटाबेस में सबको शामिल करने लगें तो ये प्रॉब्लम काफ़ी आसानी से सॉल्व होगी। और आपने इस वक्त एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है, इसको वापस जाके आज ही कुछ ना कुछ इस पर सोच विचार शुरू करेंगे कि जब सप्लाई है आपदा मित्र की और डिमांड भी है हमारे पास, तो हम उसको दोनों को कैसे कनेक्ट करें। तो थैंक यू फॉर द सजेशन मैम, इसको हम लोग ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। इसके साथ ही आप भारत में से कई सारे राज्य, जैसे सर ने बताया भी, और उसमें कुछ जो झीलें हैं उनको चयन भी किया गया है, लेकिन मैपिंग के दौरान क्या कितने कितने समय पे ये मैपिंग की जाती है, तो जिससे कि हमें ये पता चले कि कोई नई और झील तो नहीं बन गई वहाँ पे? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। देखिए, इसमें जो हमने चयनित किया है लेकों को, इसमें हमने जितने भी रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन है सबकी राय लिया है पहले तो देखिए उसमें एनआरएससी भी है, उसमें आपके जीएसआई भी है, क्योंकि ये लोग एनआरएससी जैसे सैटेलाइट के माध्यम से झीलों पे नज़र रखते हैं कि कौन सी झील बढ़ रही है। तो सैटेलाइट इमेजेस तो देखिए मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है, उसके बेसिस पे वो बनाते हैं। और अगर उनको लगता है कि कोई लेक आकार में बढ़ रहा है तो वो हमें तुरंत उसका जानकारी देते हैं कि हमारे हिसाब से ये लेक जो है वो बहुत जल्दी बढ़ रही है, तो आपको इसमें नज़र रखनी होगी। तो वही इन्फॉर्मेशन फिर हम स्टेट को भी पास ऑन करते हैं। और देखिए जैसे कि जीएसआई है, वो फील्ड पे जाते हैं, ज़मीनी स्तर पर जाके वो चेक करते हैं कि साइज़ कितना बड़ा है, इसमें बैथीमेट्री करते हैं जिससे उनको पता चलता है कि पानी का लेवल कितना बड़ा है, डेप्थ कितना बड़ा है। तो ये सब देख के ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमें रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते हैं, और फिर हम उस इंफॉर्मेशन को जो भी रिलेवेंट स्टेट है उनको पास ऑन करते हैं। डॉक्टर संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने एक्सपेडिशन 2024 में 2025 में ऊपर लेकर के गए, किस तरीके की तस्वीर आपको नजर आई और क्या कुछ नया इस दौरान आपने वहां पर देखा है? क्योंकि ये जो झीलें हैं हिमालय में बहुत ही ऊंचाई में हैं, इसलिए एक बड़ी टीम का चयन किया जाता है जिसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभाग और केंद्र सरकार के एक्सपर्ट्स मिलके हम एक्सपेडिशन पे निकलते हैं। और सपोर्ट करने के लिए इंडियन आर्मी, आईटीबीपी और वहाँ के स्थानीय समुदाय के लोग हमको सहयोग देते हैं। और इस एक्सपीडिशन में जब हम 2024 और 2025 में हिमालय की ऊंचाइयों में गए तो हमने देखा कि जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से पिघल रहे हैं, और जो वहाँ पे जो झीलें हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो यहाँ जाने के बाद हमारी जो टीम है वो कई सारे अध्ययन करती है। जैसे हम पता लगाते हैं कि जो झीलें हैं उनका आकार कैसा है, उनकी गहराई कैसी है, वो कितनी बड़ी हैं। फिर दूसरी चीज़ कि इन झीलों में किसी चट्टान के टूट के गिरने का कितना खतरा है। और तीसरी चीज़, ये झीलों के नीचे की तरफ जो एक डैम जैसा जो एक दीवार रहती है, वो दीवार के अंदर का कंपोजिशन क्या है।
अंदर से वो किस चीज़ से बनी हुई है। तो ये किस्म-किस्म के हम अध्ययन करते हैं। तो ये अध्ययन करने के बाद बहुत सारी अनोखी चीज़ें बाहर निकली, जैसे हमको पता चला कि कुछ ऐसी झीलें भी हैं जिनकी लंबाई 3 किलोमीटर है और कुछ ऐसी झीलें भी हैं जिनकी गहराई 300 फीट है। और कुछ झीलों में चट्टान के गिरने का खतरा ज़्यादा था और जो एक प्रकार का जो झीलों के पानी को रोक के रखी हुई जो दीवार है, कुछ-कुछ दीवारों के अंदर आइस था, तो जिसके बर्फ़ थी, तो जो बर्फ़ से बनी हुई दीवार है उसके पिघल के टूटने की संभावना ज़्यादा है। कुछ ऐसी दीवार भी थी जिसके अंदर से पानी रिस के निकल रहा था और कुछ ऐसी दीवार भी मिली हमको जो एकदम ही ठोस और साबुत थी। तो जिस दीवार से पानी रिस के निकल रहा है और जिसके अंदर बर्फ़ है, वो बहुत ही नाज़ुक है और उसमें टूटने का खतरा ज़्यादा है। रिजवी साहब, अगर हम देखें तो जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ, अगर हम कहीं घूमने गए हैं, वहां पर फंस गए और वहां पर ग्लोव की स्थितियां बन जाती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? एक तो जो ये होटल्स वगैरह बन जाते हैं कभी कभी, जो बिल्कुल नदी की सरहद पे बनते हैं कि बहुत अच्छा आपको व्यू है रिवर का और ये सब, तो यहाँ पर क्या होता है कि कई जगह पे पहले से साइंटिस्ट, जो लोकल साइंटिस्ट होते हैं और जो लोग बिल्डर्स होते हैं, उनको भी मालूम होता है कि ये फ्लड प्लेन एरिया है, इसके अंदर आपको नहीं बनाना चाहिए। अगर वहीं पे होटल किसी का बन रहा है, किसी का रेजिडेंशियल स्टे बन रहा है, तो एक तो उसमें रहना नहीं चाहिए। और अगर कहीं पे भी अलर्ट साउंड हो, कहीं पे भी देखें कि बहुत ज़्यादा बारिश है, कहीं पे बहुत ज़ोर की आवाज़ आए, तो अगर बहुत ज़ोर की आवाज़ आए तो उसके 2-3 मतलब हो सकते हैं। एक तो कहीं कोई पहाड़ टूट गया तो पानी में गिरेगा और उसका लेवल बढ़ेगा, तो डेंजर। तो अपर ग्राउंड में जाइए। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, कहीं पे आप देख रहे हैं कि कहीं पे थोड़ा सा स्लोप स्लाइड हो रहा है, तो थोड़ा सा अपर ग्राउंड पे चले जाइए। अगर बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, हो सकता है अर्थक्वेक भी हो सकता है ग्लेशियर लेक का पानी आ रहा हो, तो अपर ग्राउंड में जाना सबसे इम्पॉर्टेंट है, नदी से दूर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कई जगह क्या होता है कि जिस मकान में आप रह रहे हैं, लोग 5 मंजिला 6 मंजिला घर बना लेते हैं ऐसी जगह पे जो जोन 5 अर्थक्वेक जोन में है। तो ये सब काफ़ी डेंजरस चीज़ें हैं। तो अगर आप ऐसे किसी होटल में, एक तो रहना नहीं चाहिए, और अगर आप रह भी रहे हैं तो ज़रा सा भी आपको एक्सपीरियंस हो तो यू शुड कम डाउन, एंड दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन आई कैन प्रोवाइड। बट एक चीज़ मैम और कह सकते हैं, जो डॉक्टर श्वेता ने टेक्नोलॉजी पे कही, क्योंकि आपके श्रोता बहुत ही इंटेलिजेंट और यंग बच्चे भी हमने सुना है बहुत होते हैं जो पढ़ते हैं जियोग्राफी वगैरह और टेक्नोलॉजी। तो 3 बहुत अच्छी चीज़ें डॉक्टर श्वेता ने बताई टेक्नोलॉजी की। एक थी बैथीमेट्री, जिससे लेक की डेप्थ आप 1-1 मीटर क्यूब तक ढूंढ लेते हैं। उसमें एक छोटी सी बोट जाती है, सोनार सेंसिंग करके वो मेजर करते हैं। उसमें काफ़ी मैथ्स ज्योमेट्री इन्वॉल्व होती है। सेकेंड जो इन्होंने बताया, इंसार, जो स्पेस से देख के इंसार इंटरफेरोमेट्री करके आप 12 दिन में एक ही जगह की अगर फ़ोटो लेंगे स्पेस से, रिमोट सेंसिंग फ़ोटो, तो यू कैन सी कि ज़रा सा स्लोप में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़रा सा। तो अगर लगातार हर 12वें दिन पे आ रहा है जब आपका सैटेलाइट पास कर रहा है, तो यू कैन प्रिडिक्ट कि ये हो सकता है गिर सकता है, या एवलांचे आ सकता है, ये स्लोप स्लाइड कर सकता है और लेक फट सकती है। ये लैंडस्लाइड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है ERT, इलेक्ट्रो रेजिस्टिविटी टोमोग्राफी। इससे जो मोरेन डैम है उसके नीचे ग्लेशिएटेड आइस है कि नहीं है। अगर ग्लेशिएटेड आइस है तो उसकी रिस्क ज़्यादा हो गई, क्योंकि ग्लेशिएटेड आइस भी तो मेल्ट करेगी, तो वो मेल्ट करेगी तो सारा पानी निकल जाएगा। तो ये 3 टेक्नोलॉजी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सारे 6 ये जो राज्य हैं ये लोग इसको इम्प्लीमेंट करें। और अब धीरे धीरे पिछले 2 साल में हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी अब काफ़ी अलर्ट हो गए हैं, और ये सब और हर लेक पे अब हो रहा है। अब सबकी मिटिगेशन इस साल, अगले साल, 2 साल में जो हाई रिस्क है उनकी मिटिगेशन हो जानी चाहिए। हाँ, इससे पहले जो ग्लोव आए हैं उसमें भी हमने देखा है कि एनडीए में तुरंत तत्परता के साथ ज़मीनी स्तर पर पहुंचता है और काम करता है, और ऐसे में कई सारे एक्सपीरियंस भी आपके ऐसे रहे होंगे जो आपको बाद में याद आएंगे। क्या कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? मैम, सबसे इंडिया में 2 रिसेंट टाइम्स में सबसे डेंजरस ग्लोव हुए हैं। एक था अक्टूबर 3 की रात को, जो सिक्किम में साउथ लोनक लेक पे हुआ था, वो 5200 मीटर पे है। वहाँ का जो ग्लोव है वो ITBP की एक टुकड़ी थी, उसी हाइट पे उन्होंने पानी बढ़ता देखा, इमीडिएटली उन्होंने अलर्ट साउंड किया था, इसीलिए अलर्ट काफ़ी जगह पे हो सका
सिक्किम में। इससे पहले 10 साल पहले एक बहुत डेंजरस ग्लॉफ आया था, वो था केदारनाथ का जो डिज़ास्टर हुआ था 2013 में जी। वो चोराबारी ग्लॉफ ग्लेशियर लेक थी, वो फट गई थी, उसका पानी और साथ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साउथ वेस्ट मानसून दोनों एक साथ मिल गए थे, तो बहुत तेज़ बारिश थी, तो ये मिल के ये दोनों हुए थे। तो ये दो इंडिया के झकझोर देने वाले ग्लॉफ हैं पिछले 12-13 साल में। इनको देख के अब हम लोग इसको एक नंबर 1 प्रायोरिटी तो हम लोग की कई हैं, लेकिन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हम लोग का पूरा एक डिवीज़न जिसकी डॉक्टर श्वेता हेड हैं वो इसको देखता है, और इसमें हम लोग सेंट्रल वाटर कमीशन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भूटान की एजेंसी, नेपाल की एजेंसी, पेरू की एजेंसी, सबसे डिटेल में बात करके हम लोग स्टेट्स तक ये जानकारियाँ पहुँचाते हैं। स्टेट्स के जो सवाल होते हैं उनके आंसर्स सारे इंटरनेशनल लोगों से लेके हम लोग आईआईटी के साइंटिस्ट हैं, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, नीसैक है नॉर्थ ईस्ट में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है देहरादून में, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ऐसे मैम बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स इतने शानदार हैं और इंडियन गवर्नमेंट साइंटिस्ट आर सो गुड कि इन लोग के ऊपर डिपेंड करके इंटरनेशनल सारी रिसर्च देख के वी आर मूविंग अहेड श्योरली एंड स्टेडली। बिल्कुल सर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे आपने समझाया कि कई सारे देशों के साथ मिलकर काम भी हो रहा है और इस तरीके की जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने की पूरी तैयारी की जा रही है। डॉक्टर श्वेता, अगर हम देखें तो आगे आने वाले भविष्य की अगर हम बात करें 10-15 साल बाद अगर इस तरीके की स्थिति रहती है तो हमें किन किन जोखिमों से निपटने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए? देखिए, एक चीज़ तो तय है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ती जा रही है सारे ही आपदाएं, उसका स्केल और इंटेंसिटी दोनों बढ़ती जा रही है। तो अगर हम जोखिमों के लिए तैयारी की बात करें तो हमें सारे आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम हिमालयस की बात करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर विस्तृत हिमालयन स्टेट्स हैं जी। तो उसमें हम ये देखते हैं कि आज के दिनों में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और ईस्टर्न स्टेट्स में हमारी सरकार कई सारे स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट ला रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो लोकल कम्युनिटी है, जो स्टेट ऑफिशियल्स है, उनको ये चीज़ दिमाग में रखना होगा कि वो स्ट्रैटेजिक जो भी डेवलपमेंट है उसको अगर सही सलामत काम करना है तो उसको प्राकृतिक आपदाओं से बचाना होगा। जैसे पहाड़ी इलाके में जो जोखिम हम ज़्यादातर देखते हैं वो है लैंडस्लाइड, वो है क्लाउड बर्स्ट और वो है ग्लॉफ। तो ये 3 चीज़ों से अगर हम अपने आप को बचाने का तरीका समझ लेंगे और उसके लिए काम करेंगे तो वो हमें बचा सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिजवी साहब, और साथ ही डॉक्टर श्वेता आपका भी, और साथ ही डॉक्टर संदीप तुंबे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरीके से ग्लोफ जैसी समस्याओं से हम निपट सकते हैं, इस आपदा से निपट सकते हैं, और क्या कुछ चुनौतियां हमारे सामने आती हैं इससे निपटने के लिए, और पहले से क्या कुछ हमें तैयारियां इसके लिए करनी चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल आपदा का सामना के आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।